हेलो स्टूडेंट, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एनडीए केमिस्ट्री बायोलॉजी के डिटेल सॉल्यूशन। हालांकि आंसर की आपने चेक कर ली होगी। यदि कोई डाउट है तो आइए फिर से डिटेल सॉल्यूशन में हम एक बार फिर से चेक करते हैं। तो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है ये बायोलॉजी वाले पार्ट से। The part of human ear that converts the pressure variation associated with audible sound waves to electric signal is, ये वाला पार्ट जो है वो कोक्लिया वाला पार्ट होता है इंटरनल ईयर में। हमारा जो ईयर है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो इंटरनल ईयर जो होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो जो इंटरनल ईयर में कॉक्लिया वाला पार्ट होता है उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और उन वाइब्रेशन को जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं वो सेंड करती हैं ब्रेन के लिए। तो यहाँ से ही निकलती हैं वो ऑडिटरी नर्व। तो मेन जो पार्ट है वो है कॉक्लिया। आगे बढ़ते हैं। अनदर क्वेश्चन, द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रीटेड बाय द स्टमक वॉल। तो स्टमक वॉल यानी गैस्ट्रिक जूस में कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमने डिस्कस किया था कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें मेनली 2 एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम का नाम है रेनिन और दूसरे का नाम है पेप्सिन। दोनों ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और पेप्सिन से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन मिल गया है। आइए बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following will be resulted when an animal cell is surrounded by a medium with lower concentration of water? देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कुछ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उससे एसोसिएटेड कुछ फिनोमेना, जिसमें हमने ऑस्मोसिस डिस्कस किया था, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। तो बहुत अच्छे से क्लास में इसके बारे में डिस्कशन हुआ था और वहीं पर मैंने आपको हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक मीडियम बताया था कि जो मीडियम है उसको किसको हम हाइपर और हाइपोटोनिक मीडियम कहेंगे। तो वहीं से हमें इस लाइन को अंडरस्टैंड करना है कि एनिमल सेल के बाहर कौन सा मीडियम है? अ मीडियम विद लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यानी जिसमें वाटर का अमाउंट कम है। तो किसी भी सॉल्यूशन में 2 ही पार्ट होंगे, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। अब हमने कहा कि जो सॉल्वेंट है यानी कि जो वाटर है वो कंपैरेटिवली क्या है? लो है। इसका मतलब है सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। हमने डिस्कस किया था कि जिस मीडियम में, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसको हम हाइपरटोनिक मीडियम कहते हैं। जिन बच्चों ने इस बात को समझ लिया होगा उन्होंने इसको आंसर बिल्कुल सही किया होगा। तो यदि हम किसी एनिमल सेल को ऐसे मीडियम में रखते हैं जहाँ पर कि कंसंट्रेशन सॉल्यूट का ज़्यादा है और वाटर जहाँ पर कम है, तो उस तरह के मीडियम को हम हाइपोटोनिक मीडियम कहेंगे। और रिजल्टेंट क्या होगा कि जो वाटर है अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो सेल वाटर लूज करेगी और कंपैरेटिवली सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक कर जाएगी। तो जो ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है, सेल विल लूज वाटर, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाता है। तो आई होप बच्चों ने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया होगा कॉन्सेप्ट को और उस कॉन्सेप्ट को लेकर के इस आंसर को बहुत अच्छे से उन्होंने राइट किया होगा। आइए बढ़ते हैं अनदर एंजाइम, अनदर क्वेश्चन, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन। तो एंजाइम से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस बार डिफेंस एग्जामिनेशन में। ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं? तो बिल्कुल क्लियर आंसर है, वो है लाइसोसोम, जिन्हें हम सुइसाइडल बैग्स भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं लाइटिक एंजाइम। लाइजो मैंने आपको क्लास में बताया था, लाइजो का मतलब ही होता है लाइटिक और लाइटिक का मतलब होता है डाइजेस्टिव या ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल करेक्ट गया होगा। आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्रूट एंड द सीड आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्विक एक डिस्कशन किया था फर्टिलाइजेशन के बारे में कि जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्लावर होते हैं उसके कौन कौन से पार्ट का फैट यानी फ्यूचर क्या होता है। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जो ओवरी है, क्योंकि फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कौन सी प्लेस पर होता है? ओवरी में। तो ओवरी आगे चल कर के आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनाती है फ्रूट। तो जितने भी फ्रूट हम खाते हैं बेसिकली ओवरी हैं
और जो ओव्यूल होता है फ्लावर का पार्ट, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीड में, जिसमें कि एक नेटल प्लांट होता है, एक एम्ब्रियो होता है जो कि नए प्लांट को जन्म देता है। तो ये पूरा आंसर जो है आपका वहीं से आया हुआ है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनेगा ओवरी से और सीड बनेगा ओव्यूल से। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, टू हेल्प डीप सी डाइवर ब्रीथ दे कैरी सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन मिक्सड विद। ये डिफेंस में फिर से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी, लास्ट जो था पेपर उसमें भी आया था, और इसका आंसर है हीलियम। हीलियम को मिक्स किया जाता है, जो डीप सी डाइवर होते हैं उनमें ऑक्सीजन सिलेंडर जो लेकर के चलते हैं, उन ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम का इस्तेमाल होता है ऑक्सीजन के साथ में। अगले क्वेश्चन की तरफ, Which of the following compounds undergoes or undergo thermal decomposition? तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें रूल्ड आउट करके ये आंसर मिल जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड थर्मल डिकम्पोजिशन शो नहीं करता है, तो यहाँ पर इसका थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो आंसर आएगा बी आंसर, दैट इज सिल्वर ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। The transfer of electrical signal by nerve cells in human body is enabled by। तो ये मिनरल से हमें क्वेश्चन मिल रहा है कि डिफरेंट जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में किस किस काम आते हैं। तो हमने सोडियम और पोटेशियम दोनों ही मिनरल का डिस्कस किया था कि वो नर्व कंडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चों, हमारा ये जो नर्व कंडक्शन है वो एक तरह के इम्पल्स ट्रांसफ़र होते हैं, और इसमें कुछ आयन का कंसंट्रेशन नर्व जो होती है उसकी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ वो कंसंट्रेशन चेंज होता है। इसको हम सिंपल भाषा में सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। इसको हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, क्योंकि सोडियम पोटेशियम दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं। तो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो कि उसकी परमेबिलिटी को चेंज करता है और इम्पल्स को आगे बढ़ाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर आर्टिफैक्ट्स गेट टार्निश्ड इन एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो हम ऑक्सीडेशन में इसको हमने स्टडी किया था कि जो सिल्वर आर्टिकल होते हैं वो एयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और यहाँ पर ये Ag का क्या कर देती है, ऑक्सीडेशन कर देती है, और यहाँ पर जो बनता है Ag2S बनता है, यानी सिल्वर सल्फाइड बनता है। जो सिल्वर सल्फाइड जो चांदी के बर्तन होते हैं या गहने होते हैं, कुछ समय के लिए यदि हम उन्हें हवा में ऐसे ही छोड़ दें तो वो काले पड़ जाते हैं। तो वो टार्निशिंग जो होती है वो सिल्वर सल्फाइड कंपाउंड बनने के कारण होती है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था क्लास में, तो ये आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट इन मेमल्स। तो ये जब हम हार्मोन्स डिस्कस कर रहे थे, एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर मैंने आपको एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले दो हार्मोन बताए थे, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। और एड्रिनलिन के बारे में हमने बहुत ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो एड्रिनलिन होता है उसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जो कि स्ट्रेस के सिचुएशन में हमारी हार्ट बीट को, रेस्पिरेशन को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो एड्रिनलिन इन जनरल जो हार्ट बीट है उसको इंक्रीज करने के काम आता है। तो ये ऑप्शन आपका बन गया डी ऑप्शन। द डाइजेशन ऑफ फैट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इज परफॉर्म्ड बाय। तो जिन बच्चों ने क्लास में फूड को भी अच्छे से पढ़ा होगा, और वहाँ पर मैंने फैट डाइजेस्टिव एंजाइम बताया था, लाइपेज। एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, बाइल एंड लाइपेज, लाइपेज से रिलेटेड। तो यही ऑप्शन आप क्या कर सकते थे, टिक कर सकते थे, यदि आपके पास में कोई नॉलेज नहीं था बाइल का। फिर भी लीवर एक जूस सिक्रेट करता है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। वो बाइल जूस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मीडियम को अल्कलाइन बनाने में काम आता है, और ये जो लाइपेज है, ये लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है अल्कलाइन मीडियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो आपका ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बायोलॉजी से आ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स इज करेक्ट। तो देखिए सेल से ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। राइट आंसर क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एनिमल सेल्स हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन एंड बट नॉट सेल वॉल, बट प्लांट सेल्स हैव बोथ। तो हमने ये डिस्कस किया था कि एनिमल सेल में एक ही सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लांट सेल में एक एडिशनल मेम्ब्रेन और होती है जो टफ होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो आई थिंक किसी भी बच्चे का ये तो रॉन्ग नहीं गया होगा क्योंकि सेल में हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आपका आंसर बन रहा है बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर स्पेसेस, इट रिजेंबल टू। देखिए यहाँ पर लिम्फ से आपको क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन टिश्यू का है लेकिन हमने डिस्कस किया है इसको, और ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि कौन सा ऐसा टिश्यू फ्लूइड है जो कि प्लाज्मा से ज़्यादा रिलेट कर रहा है, क्योंकि ना तो वो डाइजेस्टिव जूस हो सकता है, ना साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड हो सकता है, ना यूरिन हो सकता है। प्लाज्मा से कैसे रिलेट करेगा। हमने आपको डिस्कस किया था हमने कि ब्लड और लिम्फ जो होते हैं ये दोनों ही हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसमें से ब्लड का जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है प्लाज्मा प्लस ऑल द 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, और लिम्फ का जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है प्लाज्मा प्लस WBCs। तीनों तरह की RBC, यहाँ पर तीनों तरह की सेल होती हैं, RBCs भी होती है, WBCs भी होती है, और ब्लड प्लेटिलेट्स भी होती है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि ये ब्लड प्लेटिलेट्स जो होती हैं, ये जो ब्लड प्लेटिलेट्स हैं, ये तीनों तरह की सेल यदि प्रेजेंट है तो ये पूरा की पूरा जो कंपोजिशन है ये होगा ब्लड का, और ये कंपोजिशन होता है लिम्फ का। तो लिम्फ में ज़्यादातर अमाउंट में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो हम कोरिलेट कर सकते हैं कि ये जो लिम्फ है वो एक इंटरसेलुलर फ्लूइड है जिसको मैंने मिडिल मैन कहा था आपको। इसका कंपोजिशन मोर और लेस किसके नियर होगा, प्लाज्मा के नियर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बन रहा है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। The breakdown of glucose in cytoplasm result in the formation of A pyruvate and energy। NCERT का स्पेसिफिकली मैंने फोकस करके आपको कहा था कि NCERT में ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इस फ्लो चार्ट को मैं बना रही हूँ, आप इसको बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो वहाँ हमने देखा था कि जो ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म में, ग्लूकोज का कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने स्टेप बताई थी कि एनारोबिक होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड भी आप इसको बोल सकते हैं, और यहाँ पर 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है, और ये मैंने कहा था ये सभी में कॉमन है। ठीक है, तो वहाँ से आपको ऑप्शन बना करके दिया है कि यदि ग्लाइकोलिसिस होता है तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस का रिजल्ट क्या होगा। तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस जो कि साइटोप्लाज्मा में परफॉर्म होती है किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर, वहाँ पर ग्लूकोज सबसे पहले चेंज होता है 2 पायरुविक एसिड में, और प्लस 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, तो आफ्टर जो है कंप्लीट जब डिकम्पोजिशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, तब बनेगी। तो आंसर जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है पायरुवेट एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलिसिस जब मैंने करवाया था, ये आपको करवाया था मैंने। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है केमिस्ट्री से। Which one of the following is the correct reactivity series with water? तो डाउटलेसली सभी बच्चों ने कर लिया होगा, रिएक्टिविटी सीरीज आपने लर्न की थी, मैंने आपको दी थी, और यहाँ पर हमने देखा था कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन लेड, एंड लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जो ऑर्डर बन रहा है हमारा वो ऑप्शन बन रहा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्लोट्स इन कोल्ड वाटर। तो ये भी जब मेटल डिस्कस किए थे हमने तब मैंने आपको बताया था कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, जैसे कि आपने लर्न किया है क्लासेस में कि सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। ठीक है, तो वाटर के अंदर इसको हम स्टोर क्यों नहीं करते, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, फ्लोट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, तो ये फ्लोट करते हैं। कौन कौन से मेटल,
पोटेशियम भी, सोडियम भी और लिथियम भी, ये सारे के सारे जो मेटल हैं ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, इसीलिए इन्हें हम स्टोर करते हैं वैक्स के व्रैप में, ठीक है, क्योंकि जिस लिक्विड में भी इसको हम स्टोर करेंगे ये क्या होंगे, डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अनदर क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने कहा था जहाँ पर फ्री आयन होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी, ठीक है, और जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम यहाँ पर ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सभी क्या हैं, आयनिक कंपाउंड हैं, और शुगर ही क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिसिटी किस में पास नहीं होगी, किस सॉल्यूशन में पास नहीं होगी, शुगर सॉल्यूशन में। यदि हम सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे तो वहाँ पर वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या बनेंगे, फ्री आयंस बनेंगे। आइए बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको, कॉपर एंड टिन। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट पजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी किया था जब हमने सॉल्ट किए थे, और मैंने आपको डबल सॉल्ट भी बताए थे जिसमें मैंने आपको मोहर सॉल्ट बताया था। तो ब्लू विट्रॉल मैंने बताया था कि ये कॉपर सल्फेट होता है, डॉट इसमें 5H2O होते हैं। वॉशिंग सोडा मैंने बताया था कि Na2CO3 और इसमें 10H2O तक क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। और जो मोहर सॉल्ट है वो मैंने आपको बताया था कि ये एक डबल सॉल्ट होता है जो कि अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट का मिश्रण होता है। तो NH4 होल ट्वाइस FeSO4 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O, ठीक है, ये मोहर सोल्ट का कॉमन फॉर्मूला है। तो इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में नहीं है, पोटेशियम पर मैग्नेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, KMnO4 में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन भी आ गया हमारे पास ए। आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, इसका आंसर है मिथेनोइक एसिड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस हुआ था क्लास में। नेक्स्ट है, लिक्विड वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड टू सॉलिड मार्गरीन बाय द यूज ऑफ। हमने हाइड्रोजनेशन प्रोसेस डिस्कस की थी जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने किया था, और हाइड्रोजन में भी मैंने यूजेस ऑफ हाइड्रोजन में बताया था कि जो फैट होते हैं, लिक्विड फैट हैं, उनको सॉलिड फैट में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो होती है हाइड्रोजनेशन। और वहाँ पर जो अनसेचुरेटेड फैट होते हैं, याद आया कुछ, अनसेचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है हाइड्रोजनेशन, और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन गैस का। यदि हम वहाँ पर वेजिटेबल ऑयल ले रहे हैं तो वहाँ पर वेजिटेबल ऑयल से जो फैट बनेगा उसको हम सैचुरेटेड फैट बनेगा, उसको हम कहेंगे मार्गरीन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा। अब बात करते हैं अनदर क्वेश्चन की, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन्स। बच्चों आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर जिनमें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमें किसका बताना है, पेंटेन का बताना है। आपको पता है पेंटेन का फार्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH2, क्योंकि 5 कार्बन होते हैं और CH3 सैचुरेटेड एल्केन सीरीज का कंपाउंड है ये, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है नॉर्मल पेंटेन। ये सिंपल फार्मूला एक स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया। अनदर, यदि हम इसमें थोड़ा सा फेरबदल करें, मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर ले आएं, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनदर फार्मूला हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे आइसोपेंटेन, ठीक है, आइसोपेंटेन। इसका दूसरा नाम भी हम रख सकते हैं, इसको हम 2 मिथाइल ब्यूटेन बोल सकते हैं। तो ये हो सकता है 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और हम फेरबदल कर सकते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। वो ये कि सेकेंड कार्बन पर हम 2 मिथाइल ग्रुप लेकर के आ जाएं, तो ये जो बनेगा ये भी बनेगा, लेकिन इसका कॉमन नेम होगा नियोपेंटेन, ठीक है, या फिर हम इसको बोल देंगे 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 क्या मिल रहे हैं, स्ट्रक्चरल
हम इनका क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको बन रहा है वो बन रहा है डी ऑप्शन। 3 इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला बन रहे हैं, तो ये इनके 3 आइसोमर्स बन सकते हैं पेंटेन के। नेक्स्ट आ रहा है, वेपर्स ऑफ सल्फर एस्केपिंग फ्रॉम अ वॉल्केनो ऑफन फॉर्म अ क्रस्ट ऑन द रॉक, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एन एग्जाम्पल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये सेडिमेंटेशन या डिपोजिशन से। तो सेडिमेंटेशन और डिपोजिशन यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सही आंसर आपको मिल रहा है वो मिल रहा है डिपोजिशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपको रूल आउट करना था कि क्या ये कंडेंसेशन है, नहीं है, क्या ये प्रेसिपिटेशन है, नहीं है, क्या ये इवापोरेशन है, नहीं है। तो जो धूल के कण जो वॉल्केनो इरप्शन से निकलते हैं, जो सल्फर डस्ट होती है वो सेटल होती है, तो सेटलिंग की प्रोसेस को सेडिमेंटेशन के अलावा हम क्या बोल सकते हैं, डिपोजिशन बोल सकते हैं। तो ऑप्शन आपका आएगा सी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। Dry ice is used on a performing stage to produce mist and air. The process involved in an example. तो जिन बच्चों ने ड्राई आइस ही देखा होगा, ऑप्शन लगा दिया होगा, क्योंकि ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। क्लास में बहुत बार इसको हमने डिस्कस किया था, और ये कौन सा प्रोसेस शो करता है, दैट इज सब्लिमेशन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, C4H8 बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज। तो मैंने आपको होमोलोगस सीरीज बताई थी हाइड्रोकार्बन की, कौन कौन सी, एल्केन्स बताई थी, एल्कीन बताई थी और एल्काइन बताई थी। इनका कॉमन फार्मूला बताया था CnH2n+2, इनका कॉमन फार्मूला बताया था CnH2n, और इनका कॉमन फार्मूला बताया था एल्काइंस का CnH2n-2। तो क्या बना आपका आंसर, आंसर बी, एल्कीन्स। तो सारे क्वेश्चन हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिए हैं। यदि कोई डाउट है और आपको ऐसा लगता है कि कोई आंसर है, तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जिन बच्चों का बहुत अच्छा गया है मैथ्स का गैट का पेपर, जो श्योर है कि रिटन में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो कट ऑफ पर जा रहे हैं, तो जल्दी से एकेडमी पहुँचे। और हमारे लिए SSB की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से एकेडमी आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पढ़ते रहिए, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। दिस इज़ ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी, देहरादून।